टीचर्स की जो पेड इनकम जो मिलती है उनको वो कंपैरेटिव टू द वर्कलोड इज़ वेरी लेस। देन आई थॉट कि एक स्किल इज़ नॉट इनफ फॉर मी, तो मुझे शायद कुछ और अपनी लाइफ में करना चाहिए। जहाँ मैं अपनी इतनी ज़्यादा फ़ीस MBA में लगा रही थी, उसमें फिर मैंने जस्ट 2 कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स में लगाई। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, आसान नहीं है। इस वक्त $1000 तक कमा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये कराची एनेबलर्स की स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ ये टीचिंग से वाबस्ता थी। टीचिंग से ये ई-कॉमर्स की तरफ क्यों आई, इनका क्या विजन था और ई-कॉमर्स इनको क्यों अच्छा लगा, इन सब सवालात के जवाबात हम इनसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महनूर हसीब साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम मुझे ये बताइए कि आप टीचिंग कर रही थी, टीचिंग से आप ई-कॉमर्स की तरफ आई, क्या ऐसी चीज़ आपको नज़र आई कि आपने सोचा कि मैं ई-कॉमर्स की तरफ आऊँ? टीचिंग बेसिकली अगर हमारी कंट्री में बात करें तो टीचर्स की जो पेड इनकम जो मिलती है उनको वो कंपैरेटिव टू द वर्कलोड इज़ वेरी लेस, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था इन टर्म्स ऑफ चेकिंग एंड आंसरिंग पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, जो भी वर्कलोड होता है टीचर्स का, और जितना अमाउंट मुझे मिल रहा था दैट आई फेल्ट कि वो इनफ नहीं है। तो देन आई थॉट कि एक स्किल इज़ नॉट इनफ फॉर मी, तो मुझे शायद कुछ और अपनी लाइफ में करना चाहिए ताकि आगे जाके मैं इसको स्विच कर सकूं, ताकि मुझे इससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके। तो आई डिसाइडेड टू डू MBA एंड देन इन MBA आई वाज स्पेंडिंग ऑल ऑफ माय सैलरी, और पूरी मैं उसमें अपनी सैलरी लगा रही थी। मैंने तकरीबन 2-3 सेमेस्टर्स में मैंने कोर्सेज़ किए, एक सेमेस्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई, और उसके बावजूद भी आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड कि मुझे फिर ये फ़ील होने लग गया कि MBA करने के बाद भी आई विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश, और फिर एज अ फ्रेशर जो है वो जॉब इतनी आसानी से उसी पे स्केल पे कंपैरेटिवली मुझे मिलती। देन आई गॉन थ्रू द एनेबलर्स पेज, जो साके बज़र के डिफरेंट इंटरव्यूज़ और उनके डिफरेंट ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया, ई-कॉमर्स वाले एनेबलर्स मैंने ज्वाइन किया, उसमें उनकी डिफरेंट वीडियोस मैंने देखी। उनके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, सर दानिश हैं, सर साकिब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस में कंटिन्यूसली देखती रही। देन आई गॉट अ मोटिवेशन फ्रॉम देयर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि फिर मुझे शायद इस फील्ड में अपना करियर फर्दर परस्यू करना चाहिए। तो जहाँ मैं अपनी इतनी ज़्यादा फ़ीस MBA में लगा रही थी, उसमें फिर मैंने जस्ट 2 कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स में लगाई, और फिर वो कंप्लीट करने के बाद उसमें ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट अप्रूव करवाना होता है, और अप्रूव करवाने के बाद आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो जब मैं करना चाह रही थी कोर्स, तो तब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था, सो आई बोरोड इट फ्रॉम समवन इन माई फैमिली। तो फिर जब मैंने कोर्स कंप्लीट हुआ, मैंने प्रोडक्ट अप्रूव कराया एंड देन आई सोल्ड माय प्रोडक्ट एंड, और उसके बाद उस प्रोडक्ट से मैंने उनको पे किया। फिर प्रोडक्ट अप्रूव सेल करने के बाद जो है ना मैं बिल्कुल स्टक हो गई। स्टक होने के बाद मतलब जैसे हर VA हो जाता है और उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं कि क्लाइंट्स नहीं मिल रहे और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि मतलब अब आगे फर्दर क्या, इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैसे करें। तो खैर मैंने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया। एक क्लाइंट ने मुझे ऑफ़र किया कि आप मेरी अमेज़ॉन की लिस्टिंग जो है कंटेंट आप मुझे लेके दे सकती हैं। ही जस्ट पेड मी वेरी लेस अमाउंट फॉर दैट, लेकिन मैंने उसको एग्री किया कि एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं से स्टार्ट करूं। फिर मैंने वो लिस्टिंग उनको लिख के दी, ही लाइक्ड माय वर्क, और फिर उसके बाद उनको समझ, आई थिंक वो किसी और फ्रीलांसिंग स्ट्रीम से कनेक्टेड थे। देन ही स्टार्टेड गिविंग मी दीज लिस्टिंग टास्क ऑन रेगुलर बेसिस। तो मतलब उन्होंने फिर मुझे इस तरह से मैंने स्टार्ट किया कि मैंने मतलब बिल्कुल क्लाइंट नहीं मिला तो मतलब मैंने वहाँ पे बिल्कुल जो है वो अपना गिव अप नहीं किया, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वेबसाइट कंटेंट का भी ऑफ़र किया। तो मतलब मैंने इस तरह से स्टार्ट किया प्रॉपर्ली क्लाइंट्स के साथ काम करना। मैंने जो है वो मई में स्टार्ट किया है। मैम मुझे ये बताइएगा कि जब आप ई-कॉमर्स में आई तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, तो क्या आपको मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी? बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी, जैसे कि क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं आसानी से। तो जो हमारे मेंटोर्स थे, जो टीचर थे मेरे, सर साकिब इंतज़ार, ही वाज
कंटिन्यूसली मोटिवेटिंग अस के मतलब वो उनके डिफरेंट इवन जब आपकी ट्रेनिंग हो भी जाती है तो उनके डिफरेंट सेशंस वो रखते हैं वीकली बेसिस पे, उसमें वो फॉलो अप करते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आपने कहाँ तक आपकी प्रोग्रेस पहुँची। फिर मैं उनको डिस्कस करती थी कि सर क्लाइंट्स नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैंने BA कोर्स करके एंड हो गई है बस मुझे, और मैं इसमें ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली ये कहना शुरू किया कि आप ग्रुप पे विजिबल रहें, ग्रुप पे अपनी विजिबिलिटी शो करें और आप ऐसी इन नॉलेज शेयर करें जो मतलब जो डिफरेंट है, जो यूनिक है, जिससे क्लाइंट्स आपको कैच कर सकें। क्योंकि बहुत सारे VAs हैं जो पोस्ट वगैरह करते हैं, विजिबिलिटी अपनी शो करते हैं ग्रुप्स में, लेकिन वो रिपीटेड कंटेंट देख के भी जो है वो क्लाइंट्स नहीं आते हैं। यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली द थिंग जो क्लाइंट की नीड है। तो इस तरह से फिर मैंने विजिबिलिटी क्रिएट करने के बाद उसमें फिर मुझे काफ़ी क्लाइंट्स ने अप्रोच किया, फिर उस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैम, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग ये आपने कैसे की, और जो लोग ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशंस देंगी कि वो किस तरह से आके अपना काम स्टार्ट करें? प्रोडक्ट हंटिंग इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, आसान नहीं है, थोड़ी सी उसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा जो है आपको उसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आपने या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक ही कैटेगरी में अगर आप एक प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो आपको उसी के लिंक के थ्रू आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आगे मिलती जाती हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स लिखती थी, जैसे किचन एक्सेसरीज़ हो गया या बाथ एक्सेसरीज़ हो गया, तो उसमें फिर बहुत सारे आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं और फिर उसमें सब कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारी, इससे मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हंट किए हैं। इवन अब जो है मतलब वंस यू आर प्रैक्टिस, जब आपका हाथ उस पर साफ़ हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, फिर आप 2 days भी आपके लिए इनफ है, बट इनिशियल बेसिस पे इसको टाइम देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में और जर्नी में आपको सपोर्ट किन किन लोगों ने किया? मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। मेरी सिस्टर मरियम, वो एनेबलर्स कराची ऑफिस में भी होती हैं, तो जब मैं टीचिंग कर रही थी तो उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली ये मुझे बोलती थी कि तुम इतना अपना टाइम इस पे लगाती हो, अपनी इतनी एनर्जी इस पे लगाती हो, यू शुड थिंक अबाउट इट। वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। और फिर सर दानिश खलील के मैंने बहुत सारे जो हैं वो उनके लाइव सेशंस में बहुत ज़्यादा देखती रहती थी। वो काफ़ी उनके अक्सर मैंने देखा वो डिफरेंट, आई थिंक उनके एक लाइव सेशन मैंने देखा था, नॉर्मन, आई थिंक ही वाज फॉरेनर, उनके साथ एक लाइव सेशन वो कर रहे थे, तो वो मुझे काफ़ी उनकी ज़्यादा अट्रैक्ट की वो स्टोरी, जो इस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे आपस में, और कि मतलब आपका फ़ॉरेन क्लाइंट से भी इंटरेक्शन आपका इससे बढ़ जाता है। और सर साकिब इंतज़ार, ऑब्वियसली ही वॉज माई मेंटोर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड करते गए। क्योंकि जब आप इवन ग्रुप पे एक्टिव भी होते हैं, आप एक्टिविटी भी कर रहे हैं, पोस्टिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, स्टिल आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी अप्रोच करते हैं जो जस्ट आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट्स एक्चुअली होते नहीं हैं, वो जस्ट आपको असेस कर रहे होते हैं, जस्ट आपसे नॉलेज ले रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको मे बी ट्रिक कर रहे हो। तो उसमें सर साकिब ने मुझे बहुत हेल्प किया है, काफ़ी ज़्यादा। मैं उनसे डिस्कस करती थी, सर ये क्लाइंट है, किस तरह से बात कर रहे हैं, कि ये मुझसे ये टास्क करवाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे गाइड करते थे कि इधर इट्स अ रिलायबल पर्सन और नॉट। जितना ज़्यादा VAs को क्लाइंट के लिए अच्छा VA मिलना ज़रूरी है, उतना ज़्यादा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि VAs को अच्छे क्लाइंट मिलें। बिकॉज़ अगर आप किसी अच्छे क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, बहुत आपके लिए चैलेंजिंग चीज़ है वो, कि अगर आपका जो क्लाइंट है वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और एक एक चीज़ के लिए आपको उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा नैगिंग जो है वो कर रहा है, तो फिर मतलब उनके साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना। तो इंस्पिरेशंस मेरी सर दानिश, मरियम जो कराची एनेबलर्स ऑफिस में होती हैं, और सर साकिब इंतज़ार। मैम, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जी, मैं इस वक्त $1000 तक कमा रही हूँ, और इससे पहले जो है मैंने मतलब टीचिंग में तो मैं बहुत लेस ही कमा रही थी, लेकिन अब जो है काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया, अब मैं मंथली $1000 मेरे हो जाते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट कि मैं सिर्फ जस्ट क्लाइंट्स के साथ कमा रही हूँ, ये मेरी जो है सजेशन सारे VAs को भी है। ऐसे मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग में अमेज़ॉन की डिफरेंट लिस्टिंग्स लिखती थी, तो वो चीज़ मैंने छोड़ी नहीं वहाँ पे, वो मेरी एक एज अ फील्ड बन गई है। अब डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो रिकमेंड कर देते हैं आगे कि इनका वर्क अच्छा है, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करें इनका काम, तो उसके भी मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं।
तो क्लाइंट्स के अलावा आपको अपनी एक ऐसी भी फील्ड बनानी चाहिए जिसमें आप आगे ग्रो कर सकें, जो आपके लिए मतलब इनकम स्ट्रीम बन सके। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो फिर मैं अपने में जो फेलो वीएस थे और जो मतलब मुझसे हेल्प जो उनको क्लाइंट्स नहीं मिले तो मैं उनके पास भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो वो भी इस तरह से मतलब आपके रास्ते होते हैं और आप दूसरों की हेल्प करते तो आपके लिए अल्लाह ताला और रास्ते आसान कर देते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं और कुछ लोग आ भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरह से इस काम को करें और आगे लेके चलें। आप उनको क्या गाइड करेंगे? मेरी फर्स्ट सजेशन जो सारे वीएस को है वो यही है कि आप पहले अपनी स्किल्स पे काम करें। जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस्ड मतलब आप परफेक्शनिस्ट नहीं बनेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तब तक आपको कोई काम नहीं देगा। ऑब्वियसली कोई भी आपको अपनी सारी इतनी पूरी लाइफ टाइम की जमा पूंजी तो नहीं देगा ना कि आपको कोई इनएक्सपीरियंस बंदे को हायर वो नहीं करेगा। सो बेसिकली आपको इनिशियल बेसिस पे अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बहुत सारे वीएस कहते हैं कि दैट हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहाँ से लें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जनरेट्स फ्रॉम यू, मतलब ये आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग और इन सब चीज़ों पे आप काम करें तो सेल एंड सेंट्रल इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आपकी ये बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपकी मतलब आपसे कोई क्लाइंट क्वेश्चन करे तो आपको पास उसका मतलब बिल्कुल ब्लैंक आप ना हो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ने मेरा इंटरव्यू लिया है और मैं कभी भी बिल्कुल स्टक नहीं होती थी कि मतलब मुझे ये चीज़ नहीं पता। तो आपकी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। सेकेंडली ये कि ग्रुप पे विजिबिलिटी, जैसे कि सारे टीचर्स कहते हैं अपने मेंटोर्स के एडवाइस को आप वैल्यू करें, क्योंकि मेंटोर्स जो है वो बिल्कुल सही गाइड करते हैं। जिस सर साकिब ने विजिबल रहने के लिए कहा था ग्रुप पे, तो मैं काफ़ी जो है वो और सिर्फ विजिबल नहीं, उसमें आपने कंटेंट भी ऐसा देना है कि उससे आपको जो है वो लोग अप्रोच कर सकें, जिससे आपको लगे ही लोगों को कि हाँ इस बंदे को कुछ पता है। तो दिस इज़ ऑल आई कैन सजेस्ट टू ऑल द वीएस। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, आप भी जानती हैं, उनके काम से वाकिफ़ हैं। उन्होंने एनेबलर्स की बुनियाद रखी और वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और स्किल्स की अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। आप उनके काम को कैसे देखती हैं? साकिब अज़हर इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मतलब उनका जो विज़न रहा है स्टार्टिंग से पाकिस्तान को इनेबल करना, इट्स समथिंग बिकॉज़ हमारे कंट्री में इन चीज़ों पे कभी किसी ने बात ही नहीं की कि कोई ऐसा काम करे जिसमें आप इंटरनेशनली कनेक्ट हो सकें और मतलब आप अपनी पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड अपना नाम बना सकें। नाउ पाकिस्तानी वीएस आर वेरी फेमस बिकॉज उनका काम इतना अच्छा हो गया है, बिकॉज इनेबलर्स की ट्रेनिंग और बाकी और भी है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनेबलर्स का बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड उनकी जो सारे कोर्सेज हैं, सारे मेंटोर्स हैं, सारे उनके मेंटोर्स जितने भी मैंने कराची ऑफिस में और इवन मैं कराची में रहती हूँ और मैंने सिर्फ कराची से ट्रेनिंग ली है, बट आई नो ईच एंड एवरी सिटी लीड और जितने भी ट्रेनर्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी विजिबल, दे आर वेरी अप्रोचेबल। उनको जो है वो काफ़ी जो है मतलब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि मुझे अगर जैसे किसी टीचर से बात करनी है। मैंने काफ़ी सारे मेंटोर्स को मैं जानती हूँ। तो साकिब अज़हर की मतलब ये भी एक मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है दैट ही हाईलाइट्स नॉट ओनली द मतलब जो उनकी टीम है, मतलब बाकी के भी जो उनकी टीम मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, उनको भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महनूर हसीब साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में और इसके चैलेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिलखुसूस प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।